क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आता है, तो पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट यूज करके हम करंट कैरिंग वायर के किसी भी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी जनरल पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है, डीएल वेक्टर है। लेट अस से डीएल वेक्टर तुम्हारे लिए नया नहीं है, इससे पहले भी हम लोग फोर्स कैलकुलेशन में करंट कैरिंग वायर के एलिमेंट को के साथ डीएल वेक्टर एसोसिएट करते थे। इस वेक्टर का मतलब बस यही होता है कि ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो एलिमेंट की लेंथ के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन करंट के अलोंग है। ठीक है, तो इस एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, का पता लगाते हैं। तो इस एलिमेंट पे हम अज्यूम कर लेते हैं चार्ज डी क्यू है, और इस एलिमेंट के अंदर जो चार्जेस हैं, ये चार्ज डी क्यू है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा। अब क्योंकि ये एलिमेंट पॉइंट चार्ज है, मूविंग पॉइंट चार्ज है, तो इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और बियोट-सावर्त लॉ अप्लाई करके हम लिखेंगे इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी डी बी। क्योंकि एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको बी नहीं लिख रहा हूँ, डी बी लिख रहा हूँ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चार्ज, ठीक है, विच इज डी क्यू, टाइम्स वी क्रॉस आर, वी क्रॉस आर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर नहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, नहीं चार्ज पता है, क्योंकि करंट हमें पता है इस वायर के अक्रॉस कितना फ्लो कर रहा है, तो हम लोग सिर्फ यही कहते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू को आई डी टी लिख देते हैं। अंदर वी क्रॉस आर वाला टर्म तो है ही पहले से, अपॉन आर स्क्वायर, ये डी बी है, ठीक है। और ये डी टी जो है ना, उसको हम अंदर भेज देते हैं, और वी डी टी ये इक्वल हो जाता है डी एल के, क्योंकि हम लोग पहले ही काम कर चुके हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है डीएल क्रॉस आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम किसी भी पॉइंट पर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए फैमिलियर करने के लिए, ये एक्सप्रेशन याद रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बी सवाल लॉ क्यू वी क्रॉस बी अगर तुम्हें याद है, तो आई डी एल क्रॉस आर भी याद रहेगा, ठीक है। वहां पर भी ऐसा फोर्स का एक्सप्रेशन याद है, पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता था वो वी क्रॉस बी के इक्वल होता था, मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स, ठीक है। तो ये जो क्यू और वी था ना, ये एलिमेंट के लिए चेंज होता था आई डी एल, ठीक है। तो वैसा यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पे जो ये क्यू और वी है ना, ये चेंज हो जाए आई और डी एल में, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर की होगी, डीएल क्रॉस आर के अलोंग होगी। डीएल क्रॉस आर के अलोंग होनी चाहिए थी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वी क्रॉस आर के अलोंग होती है, ठीक है, वी क्रॉस आर के अलोंग होगी, लेकिन जो डायरेक्शन वी की होगी ना, वही डीएल की होगी, तो डीएल क्रॉस आर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, और मैग्नीट्यूड तो इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये वायर है, मैं पी पॉइंट पर तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये वाला एलिमेंट, मान लो करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं, तो डीएल वेक्टर कुछ ऐसे होगा, ठीक है। इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, तभी आगे जा पाएंगे।
एलिमेंट जो मैंने ड्रॉ किया है उसकी वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, बीओ सवाल लॉ कहता है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है किधर की तरफ, ऐसे तो कंप्लीट एक्सप्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर है, लेकिन डायरेक्शन के लिए ये वाला पार्ट बस हमें चाहिए। तो डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर के अलोंग, आर इधर की तरफ है डीएल इधर है, तो राइट हैंड रूल से हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, कहाँ चला गया, ये अंदर की तरफ, ठीक है, राइट हैंड रूल से। उसके बाद मान लो हमारा एलिमेंट यहाँ पर है, इसकी वजह से बताओ जल्दी, इसकी वजह से किधर होगी, डीएल क्रॉस आर, ठीक है, तो डीएल का क्रॉस आर करोगे तो अंदर की तरफ आएगी, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, और मान लो यहाँ पर डीएल है, इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर किधर आएगी, पी पॉइंट पर डीएल, और यहाँ पे आर ये होगा, तो डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज इस तरह से किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड लूप में फॉर्म होती है, कुछ ऐसे। कैसे पता लगाते हैं, राइट हैंड रूल से। तो अगर करंट कैरिंग एलिमेंट भी है ना, करंट कैरिंग एलिमेंट भी है हमारे पास कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से भी बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, विदाउट एनी क्वेश्चन, जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती थी। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना कुछ ऐसी, एक एलिमेंट की वजह से फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर, ठीक, अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर। ये एलिमेंट की वजह से इसको डी भी लिख देते हैं, और ये क्योंकि चार्ज की वजह से इसको बी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट कर लिया, अब अगला टारगेट हमारा यही होगा कि हम किसी भी जनरल शेप की वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर कैलकुलेट कर पाए, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे स्पेशल केस और करंट कैरिंग वायर का स्पेशल केस होगा, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसी में इनफाइनाइट फाइनाइट दोनों के रिजल्ट्स हम एक ही बार में डिराइव कर लेंगे। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और इसके सामने लेटेस्ट से हमारे पास कोई पॉइंट, इस वायर के सामने कोई हमारे पास पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये फाइनाइट करंट कैरिंग, मतलब एक्चुअल वायर तो ऑब्वियसली, क्योंकि करंट कैरिंग वायर पार्ट में तो रहेगा नहीं, वरना करंट कैसे फ्लो करेगा। अगर कंप्लीट वायर को देखोगे वो तो लूप में ही होगा, लेकिन हम ये जो बाकी पार्ट्स है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी इंटरेस्टेड नहीं है हम अभी। थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो कि सिर्फ इस पार्ट, करंट कैरिंग वायर का जो ये वाला पार्ट है ना, सिर्फ इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इसमें लेटेस्ट से करंट कितना पास कर रहा है, लेटेस्ट से आई करंट पास कर रहा है, लेटेस्ट से अपवर्ड डायरेक्शन में पास कर रहा है, और इस करंट कैरिंग वायर से ये पॉइंट कितनी दूर है, तो लेटेस्ट से ये पॉइंट है करंट कैरिंग वायर से लेटेस्ट से ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। और करंट कैरिंग वायर
लेटेस्ट से ये जो बॉटम वाला पॉइंट है वो कुछ θ1 और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है θ2 एंगल्स पी पॉइंट पर फॉर्म कर। ये एंगल लेटेस्ट से θ1 है, ये एंगल θ2 है। वैसे तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट याद होगा कि इसी तरह का केस आता था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन वाले पार्ट में, कि पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती थी। तो वहां पर बोलते थे कि अगर ये ठीक है फाइनाइट लेंथ का रॉड है तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। ठीक है, हम चार्ज को देख करके डायरेक्शन बताते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना होता था, के लैम्डा अपॉन ए। के का मतलब 1/4πε0 और लैम्डा चार्ज डेंसिटी होती थी, और टाइम साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक, और वाई कंपोनेंट कितना होता था, के लैम्डा अपॉन ए। ये तुम लोगों को याद है या भूल गए, cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी। अगर इनफाइनाइट वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी 2k लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, या अगर मान लो ये डिस्टेंस r है, डिस्टेंस r है तो 2k लैम्डा बाई r। तो यहाँ पे एक और चीज बोलते थे कि इनफाइनाइट वायर के लिए ना पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से फॉल करनी चाहिए उससे स्लोली इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल करेगी। ठीक है, तो वो 1/r से फॉल करती थी। ठीक है, तो वैसा ही हम अब इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्कस करना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से करंट कैरिंग वायर की वजह से चेंज करेगी। थोड़ा गेस कर सकते हो, एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 1/r² की प्रोपोर्शनल है। जितनी दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड 1/r² से वैरी करेगी। ठीक, बियो सवाल लॉ। लेकिन ये जो करंट कैरिंग वायर है ना वो तो एलिमेंट्स का कलेक्शन है। ठीक, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, क्या वेरिएशन होगा वो अभी हम लोगों को पता चल जाए। ठीक है, तो वायर कैसी दी गई है, वायर के बारे में क्या क्या बताया गया। करंट आई फ्लो कर रहा है, θ1 θ2 तक एक्सटेंडेड है, और ये पॉइंट ए डिस्टेंस पर है। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे बहुत सारे एलिमेंट्स में। हर एक एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और फिर हर एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को विक्टोरियली ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना θ1 θ2 थोड़ा आसानी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो फिगर जो है ना वो थोड़ा अनक्लियर हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस से थीटा एंगल पर, इस एक्सिस से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल में सबटेंडेड एक करंट कैरिंग एलिमेंट इमेजिन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एंगल जो है ना, ये एंगल है, ये एंगल जो है ये डी थीटा है, ये एंगल थीटा है। ठीक, करंट डी थीटा के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है ना, ठीक इसी के अंदर वाला जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, सिर्फ इसकी वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये हमारा एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट की वजह से बियो सवाल लॉ कहता है μ0/4 I dl क्रॉस r कैप अपॉन r²। ठीक है, तो तुम देख सकते हो करंट तो हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें डीएल वेक्टर चाहिए और पोजीशन वेक्टर चाहिए। एलिमेंट से उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर चाहिए जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो जब भी तुम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे ना, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होगा और एम्बिगिटी आएगी। ये डीएल तो तुम बता लोगे, लेकिन वेक्टर आर क्या होगा ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो बताओ, हमारे एलिमेंट के लिए डीएल वेक्टर तो अनडाउटेडली ये वाला वेक्टर है, इसका नाम है डीएल वेक्टर। ठीक है, और पोजीशन पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है
एलिमेंट से पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो एलिमेंट से ये पॉइंट किस पोजीशन पर है, ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्जेस होते थे, वहां पे भी अगर पॉइंट की पोजीशन वेक्टर देखनी होती तो हम ऐसे ही देखते, इसी तरह से ड्रॉ करते। लेकिन वहां पे क्योंकि हमें यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये पोजीशन वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब इन्वॉल्व है, इसीलिए हमें आर वेक्टर क्लियरली चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए। वहां पे तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे थे और डायरेक्शन के लिए वेक्टर एक्सप्रेशन नहीं यूज कर रहे थे, डायरेक्शन हम लॉजिक से बोल रहे थे कि पॉइंट चार्ज की वजह से रेडियली अवे होती है, वहां पे भी आर यहाँ ऐसे ही थी। एनीवे हाँ, तो डीएल वेक्टर पता चल गया, और वेक्टर आर जो है, वेक्टर आर जो है वो कुछ ये वाला वेक्टर है। ठीक है, कैसे कैसे ड्रॉ किया जाए, चलो इसको थोड़ा सा, ये वेक्टर आर है। ठीक है, पुअर चॉइस ऑफ कलर है, लेकिन इसी से काम चलाते हैं। ठीक है, डीएल वेक्टर पता चल गया, आर वेक्टर पता चल गया। अब एक एक करके एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, जल्दी जल्दी। डीएल क्रॉस आर राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ बोथ। फिर थंब रूल भी यूज कर सकते हो और डीएल क्रॉस आर से भी निकाल सकते हो। तो हमें पता चलता है एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ बोथ। उसके बाद इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। तो जल्दी से जरा बताओ, ये बियूस-सावर्ट लॉ से ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। तो डीएल का मैग्नीट्यूड मतलब इस एलिमेंट, मतलब ये डीएल वेक्टर है लेकिन इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो इस एलिमेंट की लेंथ होगी। ठीक है, डीएल क्रॉस आर, आर का मैग्नीट्यूड, तो ये तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, है ना, ये तो 1 है। और साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, साइन ऑफ एंगल बिटवीन, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, डीएल और आर के बीच का एंगल कौन सा एंगल है पता है, वो ये वाला एंगल है। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल होगा ये कितना होगा बता सकते हो, कितना होगा इस राइट ट्रायंगल में। गुड गुड, हम एक्सटीरियर एंगल से निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इधर 90 इधर थीटा है, तो ये लिखेंगे 90 प्लस थीटा। वेरी गुड। ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बियूस-सावर्ट लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये है आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसको इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये डीबी की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन 90 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया, डीएल आई डीएल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है, ठीक है, आर भी वेरिएबल है। जैसे जैसे आगे जाएंगे अलग अलग एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आर भी अलग अलग होगा, थीटा भी अलग अलग होगा, और डीएल भी अलग अलग होगा। एक ही वेरिएबल में चेंज करना चाहिए, थीटा के टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आर को थीटा के टर्म्स में लिखते हैं, आर को थीटा के टर्म्स में लिखते हैं। अरे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना, तो बियूस-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड। और डीएल क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो डीएल है, आर कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा ना, वो तो यूनिट वेक्टर है, मल्टीप्लाइड बाय साइन, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है,
आगे आई ये लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl cos थीटा, ठीक है, अपॉन ये आर स्क्वायर, इस राइट ट्राइंगल में हम बोलेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। ये सब पहले कर चुके हैं, अगर तुम लोग मुझे थोड़ा, लेकिन आर कॉस थीटा की वैल्यू ना ए है, तो आर की जो वैल्यू है वो ए अपॉन कॉस थीटा, थीटा की टर्म्स में हम लिखना चाहते हैं आर को, ए की वेरिएबल रखना चाहते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में तो ए अपॉन कॉस थीटा आ गया, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब एक और, अब तो यहाँ तक तो एक ही वेरिएबल है, लेकिन ये डीएल एक आ रहा है, तो डीएल को भी हमें थीटा डी थीटा के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा, और ये काम हम पहले कर चुके हैं, तो ये काम क्या किया जाए, फिर से करना चाहिए क्या? ये काम करना चाहिए या नहीं? ठीक है, तो लग रहा है ज्यादा लोग आंसर कर रहे हैं कि फिर से करना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब कि तुम लोग भूल गए हो। हमारा टारगेट है ये वाली लेंथ निकालना, ठीक है, तो इसका नाम रख देता हूँ, ये मान लो ए बी सी डी, हमें सी डी की लेंथ चाहिए, तो हम बोलेंगे डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते हैं, ये ए हमें पता है, थीटा पता है, तो ए और थीटा के टर्म्स में जो ए सी है ना, ठीक है, ए सी जो है ये है ए अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जिसको डाउट है ना, इसको बाद में तुम्हारे रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आर जो है वो ए सी है, ये आर है, और ये जो सी डी है ये डी एल है, ठीक है, ये हमें सी डी ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ ए सी कैलकुलेट कर लिया है तुमने, ए सी की वैल्यू हो गई है, ये एक्चुअली आर है, और ये है ए अपॉन कॉस थीटा की इक्वल, ये वाली लेंथ हमें पता चल गई है। अब इसको यूज करके हम क्या करेंगे, हाँ वेरी गुड, ये एंगल क्योंकि डी थीटा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, कि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कि इसका नाम रख दिया ई, ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लेंथ होगी आर डी थीटा की इक्वल, ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी आर डी थीटा, तो आर आर कितना है ए अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा, तो सी की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन सी डी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो सी डी की वैल्यू पता करने के लिए हम बोलेंगे, हम ऐसा करते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है, तो ये ज्योमेट्री से तुम्हें पता चल जाएगा ये एंगल थीटा है, और अगर थीटा है तो क्या लिखेंगे, डीएल की वैल्यू क्या होगी, डीएल की वैल्यू होगी, मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, वो होगी सी ई अपॉन कॉस थीटा, और सी कितनी है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं आर डी थीटा से, तो डीएल की वैल्यू होगी ए डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, चेक करो, ए डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो डीएल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें पता चलता है, यहाँ यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ए डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये डीएल की वैल्यू है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, नहीं नहीं यहाँ ए नहीं है, ए स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो डीबी की वैल्यू पता है क्या आ रही है, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन आ रहा है, डीबी की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, डीबी की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए, बस, ठीक है, ये एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, ये आई अपॉन ए ये सब कांस्टेंट है,
वहां पे पता है के लैम्डा अपॉन ए आता था, यहाँ पे लैम्डा की जैसा रूल आई प्ले कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई। आगे चलते हैं। इन सारे एलिमेंट्स की वजह से, इन सारे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके ऐड कर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। और तुम यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर्चुनेटली, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो हर एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग आई थी, है ना, हर एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग आई थी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट देखा था, वाई कंपोनेंट देखा था, एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आया, वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट आया। तो जिस प्लेन में ये वायर रखा हुआ उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने पड़ते थे। लेकिन तुम मैग्नेटिक फील्ड के केस में देख करके कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, वो प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, किस एलिमेंट की वजह से। यही नहीं, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट देखो, कोई भी एलिमेंट देखो, हर एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन है। ये सारे एलिमेंट्स मिल करके पी पॉइंट पर अंदर की तरफ इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर जो एक एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वही सारे एलिमेंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इन सारे एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब है हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना होगा। तो फॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्पोनेंट्स और इंडिविजुअली एक्स और वाई ऐड करते थे। मैग्नेटिक फील्ड हर एक एलिमेंट की वजह से जी एक्सिस की तरफ आ रही है, अगर इसको हम एक्स वाई प्लेन मानते हैं तो। ये सारे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, हर एक एलिमेंटल मैग्नेटिक डायरेक्शन तो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड हो गई, कंप्लीट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हर एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट बाहर आ गए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, और लिमिट्स क्या रखेंगे, लिमिट्स रखेंगे -θ1 + θ2। ये भी समझाया जा चुका है डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो मैग्नेटिक फील्ड की फाइनल वैल्यू आती है म्यू नॉट, यहाँ पे के, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में के लिखते थे ना, तो एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल लगता था, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि के लिखने से कंफ्यूजन होगा, या तो के एम लिखूं बार बार, तो मैं सोचता हूँ जाने दो, जब हर जगह यही लिखा हुआ है। माइन, अरे सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू थैंक यू। ये देख रहे हो या नहीं, ये मुझे इससे पता चलता रहता है। θ2 से, ये एंगल θ2 है ना, नीचे वाला एंगल, तो -θ2 से +θ1। ये साइन क्यों लिया है ये बताया जा चुका है, अगर तुम पूछ लेना फिर से जिसको नहीं समझ में आए। देखो हमारा वेरिएबल क्या है, हमारा वेरिएबल है कि ये डायरेक्शन है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इस एंगल को थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर लोअर पॉइंट को के लिए एंगल कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें क्लॉक नहीं एंटी क्लॉक जाना पड़ेगा, तो कन्वेंशनली हमें थीटा की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। लेकिन अपर पॉइंट है, तो अपर पॉइंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो थीटा जैसे हमने डिफाइन किया है, थीटा का मतलब है वो एंगल जो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो थीटा, थीटा की वैल्यू जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अपर पॉइंट की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और लोअर पॉइंट की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट लगाया था, हालांकि ये वीडियो में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो में है या नहीं है तो उसको भी डाल देंगे बाद में कभी। साइन थीटा 1 + साइन θ2, और ये फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से ये
मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्ट्रेट ठीक इस तरह से वायर दिया गया है और इसके सामने ए डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स θ1 θ2 है। ठीक है, θ1 θ2 और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। तो अगर ये चार्ज रॉड है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है, ये कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में आएगी और दोनों कंपोनेंट्स आएंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से, करंट कैरिंग एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट की वजह से इस तरह से कर्लिंग नेचर की प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस तरह से कर्लिंग नेचर की। तो हर एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, वो अंदर की तरफ जा रही है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, where a is the distance of this point from the current carrying wire, multiplied by sin θ1 plus sin θ2, sin θ1 plus sin θ2। ठीक है, तो अभी लगे हाथों ना हम इनफाइनाइट वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक पॉइंट और सुन लो। ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है ना, इसके राइट साइड में हमने एक पॉइंट लिया था और उस पॉइंट पर एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर तो हर जगह पर डीएल की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, तो इसके राइट में कोई भी पॉइंट रहेगा ना, मतलब इसके राइट हाफ में कोई भी पॉइंट रहेगा, तो करंट कैरिंग वायर की वजह से इसके राइट में, जैसे एलिमेंट के लिए बताया था, वैसे इस फाइनाइट वायर के लिए भी इसके राइट में कोई भी पॉइंट रहेगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड प्रोड्यूस होगी, और लेफ्ट में कोई भी पॉइंट रहेगा आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड रहेगी। ठीक है, एलिमेंट के लिए तो फील्ड लाइंस भी पता है, अभी हमें वायर के लिए फील्ड लाइंस कैसी भी नहीं पता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वायर इनफाइनाइट होता, इसकी लेंथ मान लो इनफाइनाइट होती, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर। ये बहुत ही ये लास्ट वाला स्लाइड, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, यही वाला ना, यही वाला स्लाइड, ये वाली स्लाइड। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट वायर होने का मतलब बस यही है कि θ1 θ2 90 डिग्री हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई अपॉन साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस साइन 90, 2 हो जाएगा, 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचेगा 2 पाई ए। और ये इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा। ये फर्स्ट रिजल्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार यूज होने वाला है कुछ देर में। ठीक है, इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं। अगर इसको मान लो तुम km लिखते ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई को km लिखते, तो ये 2k i अपॉन a के इक्वल रिजल्ट आता, वैसा ही जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है 2k लैम्डा अपॉन r की इक्वल या a की इक्वल। पहला क्वेश्चन कि इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तुम देख सकते हो कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। क्या रीजन होगा? रीजन यही होगा
कि पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अब एक एलिमेंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, एक एलिमेंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होती है 1/r², 1/r² के प्रोपोर्शनल, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स मिल करके ना मैग्नेटिक फील्ड में ऐड ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतना फास्ट नहीं फॉल करेगी जैसे एक पॉइंट चार्ज या एक एलिमेंट की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ये सब जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 1/r से फॉल करती है, अगर इनफाइनाइट वायर है ऑब्वियसली। अगर इनफाइनाइट नहीं है तब तो और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। ठीक है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अगर चलो हम इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि इसको प्लॉट करके दिखाओ। ठीक है, ये स्ट्रेट हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, ये इनफाइनाइट वायर है कि फाइनाइट के लिए भी तुम्हें रिजल्ट पता होना चाहिए और इनफाइनाइट के लिए भी पता होना चाहिए, लेकिन अभी हम इनफाइनाइट वायर को डील कर रहे हैं, उसके बाद अभी फाइनाइट में आएंगे कि फाइनाइट के लिए तो बहुत टाइम देना पड़ेगा। पी पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बताओ कैसा होगा? वाई एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आ रही है μ0I/2πr। आर का मतलब ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, तो वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वायर से डिस्टेंस के टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड 1/r से फॉल करेगी, तो बिल्कुल पास जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन 1/r से फॉल करेगी। और इसकी दूसरी साइड पे डिस्टेंस डबल मैग्नेटिक फील्ड हाफ, डिस्टेंस ट्रिपल मैग्नेटिक फील्ड 1/3, 1/r से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r फॉल करेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन तुम्हें याद रहना चाहिए हमेशा, और ये याद ही रहेगा, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसमें ज्यादा कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताओ, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी? पहले बोर्ड के प्लेन में सारे पॉइंट्स पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में सोचते हैं। ध्यान देना, ये इनफाइनाइट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कहता है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कहता है ये μ0I/4πa के इक्वल है ना, μ0I/4πa। तो ये इसको r लिखता हूँ, ये डिस्टेंस थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अगर वायर से हम सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स ले लें, ये वाली इन सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम होगी, और होनी भी चाहिए थी ना, सिमेट्री से, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वायर के लिए एक ही जैसे है। ठीक है, इन दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, यही नहीं, इसके साथ वाले ये सारे पॉइंट्स, इन सब पर सेम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो पास में मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, तो पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग है, और इसके बाद जो है ना मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक होते जा रही है। ठीक, और 1/r से वीक हो रही, तो बाद वाली जो लाइंस है ना वो दूर होंगी, और पास वाली जो लाइन है ना, क्योंकि स्ट्रांग है मैग्नेटिक फील्ड, तो पास की लाइंस क्लोज होंगी। अच्छा, और दूसरी साइड भी ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बाहर की तरफ हो जाएगी। ठीक, किसी एक एलिमेंट की वजह से देखो, वही सारे एलिमेंट की वजह से होगी, तो ऐड होकर के भी बाहर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इमेजिन करोगे, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैं फील्ड लाइंस क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं प्लेन के सारे पॉइंट्स पर।
अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इस वायर के ना, इनफाइनाइट वायर, इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर गेस करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। किधर होगी? तो ये सबको समझ में आ रहा है? इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल राइट वॉट्स। ठीक है, हालांकि मुझे इसमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग एक्सपर्ट हो, तो इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म, मतलब नॉन यूनिफॉर्म होती थी, और इस करंट कैरिंग, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग है, इसमें यूं करंट पास कर रहा है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड, सारी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की डायरेक्शन को ज्वाइन करके अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हो, तो बिल्कुल इस तरह से सर्कुलर शेप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब हमने जो एक रिजल्ट डिराइव किया है, इनफाइनाइट वाला कहाँ गया, हाँ, इनफाइनाइट वायर वाला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए और मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ इस रिजल्ट को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कोई चीज नहीं यूज कर रहा हूँ। ये जो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो गया, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ठीक है, इसके राइट में लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इसी तरह से ना इसके आसपास हर एक पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट्स, इधर वाले पॉइंट्स, इधर वाले पॉइंट, और इस बोर्ड के बाहर के प्लेन वाले पॉइंट्स, उन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक, यहाँ इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर, और इस तरह से इसके ऊपर इन सारे पॉइंट्स पर, यहाँ पर, और इसके पीछे वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर इन सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम देखोगे ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ रही है, और इन सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जब ज्वाइन करोगे तो फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, और इसके ऊपर भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रहा है ना, तो ये वाली जगह वायर के लिए एक ही जैसी है, ठीक है, तो ओवरऑल करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की आती है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर बिल्कुल सर्कुलर शेप की, ठीक है। अच्छा, ये फील्ड लाइंस, मैं इसमें टाइम नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ विजुअलाइज करने के लिए, अगर ये हेल्पफुल हुआ। कितना टाइम हो चुका है? ये इम्पोर्टेंट है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आधा ऐसे क्यूब है, और बिल्कुल इसके सामने, मैं उतने अच्छे से अब नहीं ड्रॉ कर पाता हूँ, देखते काम चलने लायक अगर ड्राइंग बना पाऊँ, ठीक है। क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग गेस कर सकते हो, जो पहले गेस करेगा उसको बोनस मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को अभी? नहीं आ रहा है? अच्छा, देखते हैं देखते हैं। हाँ, ये कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि सही बन जाए, लेकिन ये इसके पैरेलल कुछ ऐसे जाएगी।
ठीक है, और ये इसके पैरेलल कुछ ऐसे। किसी बुक का ही की इमेज होगी, मुझे ये ध्यान नहीं है। इमेज में सेव करके रखता तो मेरा टाइम बचता। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ। अब समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एक क्यूब है और उसको हमने कट कर दिया है। कट इसलिए किया है ताकि हम थोड़ा नहीं, टेसरैक्ट क्यूब नहीं है ये तो, उसका कटा हुआ क्यूब है। हमारे पास है एक करंट कैरिंग वायर, और करंट कैरिंग वायर को कैसे रखा है? कुछ इस तरह से रखा है। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, और ये करंट कैरिंग वायर बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है। और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, वो हम थोड़ा मतलब, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, फाइनाइट के लिए हाँ नहीं, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, तो ये दोनों प्लेन एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर जो अगर करंट यूं फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस वाले प्लेन पे किधर होगी? बताओ। गुड, इस तरह से अंदर की तरफ होगी। और ये जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वीक हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद इस प्लेन में बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगी? बताओ। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ इधर की तरफ, बाहर की तरफ होगी। इस वाले प्लेन से ना ऐसे ऐसे करके बाहर निकल गई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसको हम अगर इस प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो बाहर निकलने का मतलब है ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और ये पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, तो इसकी डेंसिटी भी अकॉर्डिंगली हम कम कर दे रहे हैं। ठीक है, इन कॉर्नर्स पर अगर मैग्नेटिक फील्ड्स तुमसे ये ऐसे करके लाएंगे, इन कॉर्नर्स पर अगर तुमसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए तो इस कॉर्नर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे करके। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो अगर जैसे पहली बार तुम देख रहे हो ना तो ये फिगर बनाना जरूरी है, लेकिन जैसे तुम लोगों ने ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की प्रैक्टिस की हुई है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वायर की वजह से, तो ये बहुत मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं तो अज्यूम करके चल रहा हूँ कि पहली बार तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे एक बार ये फिगर ठीक है तुम्हारे सामने रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तुम कितने अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो उस पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, ये फील्ड लाइन जो ड्रॉ की है वो सही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इन 4 पॉइंट्स पर, और बाकी पॉइंट्स पर भी मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड इमेजिन कर सकते हो। तो अगर हम मान लो इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे होगी पता है? ये पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगी? इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके आ करके ना यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, और इस प्लेन में अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वो कुछ 3/4, ये थोड़ा बनाना ठीक इस तरह से, और ठीक है इस तरह से, ठीक है,
और ये ऐसे करके सॉरी ऐसे करके ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से कैसे होगी, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सर्कुलर फील्ड लाइंस है और साइड व्यू की वजह से जो भी डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो ओवरऑल कुछ इस टाइप का पैटर्न होगा करंट कैरिंग, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का। और हम यहाँ पे फिर से एक नया रूल सेटअप करने जा रहे हैं इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए, कि इन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है। ठीक है, इस तरह से हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। ठीक है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। ठीक है, और ये करंट की डायरेक्शन है। तो करंट को समझ लो कि तुम ऐसे होल्ड करके रखो, थंब तुम्हारा करंट की तरफ है। तो जो कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन है ना, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी करंट कैरिंग वायर की वजह से। ठीक है, अब उसके बाद ये जो फाइनाइट करंट कैरिंग वाला जो रिजल्ट है उसको भी बस मैं समराइज कर दे रहा हूँ। कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी वायर, फाइनाइट वायर की वजह से। ऐसे तो तुम ये कंप्लीट रिजल्ट भी याद रख सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट रिजल्ट हम नहीं याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए भी ना हम सिर्फ सेमी फाइनाइट का रिजल्ट याद रख लेते हैं। ठीक है, सेमी फाइनाइट के लिए रिजल्ट याद रख लेते हैं। ठीक, करंट कुछ ऐसे जा रहा है। तो सेमी फाइनाइट का मतलब क्या है कि एक एंड जहाँ पर, मतलब हमारे वायर का एक एंड इस पॉइंट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दूसरा एंड जितने भी एंगल पर होगा, पहले तो जो हमने एक्चुअल रिजल्ट निकाला साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, उससे इस सेमी फाइनाइट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। कितना होगा, साइन थीटा प्लस साइन जीरो। तो इस सेमी फाइनाइट के लिए हमें पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा के इक्वल है। ठीक, और ये रिजल्ट ज्यादा यूजफुल है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में, कंपेयर टू कंप्लीट वायर की वजह से ये साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, ये वाला रिजल्ट। और हमेशा हम सेमी फाइनाइट के टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें कंप्लीट वायर है, तो मान लो हमें कोई कंप्लीट वायर दे दिया गया है, मान लो ये क्वेश्चन पर, ये मान लो 60 डिग्री पर है और ये लेटेस्ट से 45 डिग्री पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो तुम बोलोगे हमें सेमी फाइनाइट 60 वाले पार्ट की वजह से साइन 60, 45 वाले पार्ट की वजह से साइन 45, और ऊपर और नीचे दोनों की वजह से ऐड करके पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आई। तो हमारा आंसर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 60 प्लस साइन 40, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, तुम बोलोगे यही रिजल्ट क्यों नहीं याद रख लेते हैं। उसका आंसर ये है कि मान लो तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया जिसमें कि कुछ ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, ये बना दी है, कुछ भी मान लो, मुझे पता नहीं है, लेट अस से 60 है। ये मान लो एंगल बताया गया है, ये एंगल हमें बता दिया गया है, ये है 53 डिग्री, और ये एंगल बता दिया गया 7 डिग्री। अब पूछा जा रहा है कि फाइनाइट, ठीक, इस फाइनाइट वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। अगर अगर ये अगर ये वायर, अगर ये पॉइंट वायर से आर डिस्टेंस पर है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, वेरी गुड। पहले हम कंप्लीट वायर की वजह से निकाल लेंगे क्योंकि ये सेमी फाइनाइट है,
और फिर दूसरे सेमी, इन दोनों सेमी फाइनाइट की वजह से सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो आंसर होगा कितना, साइन 60 माइनस साइन 53, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कैलकुलेट कर लोगे। अब इस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने को, और इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते भी हैं, और इसके साथ कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वाला भी ऐड होकर के आता है। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, वैसे तो सारा बोर्ड मेरा फिल हो गया है, चलो इसको हटा देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसका तुम लोग सॉल्व कर लेना जा करके घर पर। हमारे पास ये वायर है, ट्रायंगुलर शेप का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसके लिए तुम आंसर बताना। इसके सेंट्रॉइड पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, साइड लेंथ ए की इक्वल है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी बता सकते हो? डायरेक्शन, हाँ, आप तुम सारे वायर्स की वजह से देख सकते हो, इसकी वजह से भी अंदर होगी, इधर करंट जा रहा है, इसके तीनों की वजह से इनसाइड होगी, किसी की वजह से आउटवर्ड नहीं होगी, ठीक है, तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही आएगी। तो तुम्हें तीनों की वजह से ऐड ही करनी है, और ऐड करनी है तो एक की वजह से निकालो, क्योंकि तीनों के लिए ये पॉइंट सिमिलर है, तो तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग थोड़ी होगा। ये दोनों एंगल्स भी तुम्हें पता है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, है ना, और ये डिस्टेंस भी पता है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है। ये तुम लोग को याद क्यों नहीं रहता? जब कैलकुलेशन करो एग्जाम में तो तुम क्या कैसे करो, कैलकुलेट करो उस टाइम में। ये वैल्यू होती है ए अपॉन 2√3, यही होती है? ये टोटल होती है √3 ए अपॉन 2, और इसका 1/3 हमें लेना पड़ता है, तो ये वैल्यू आती है ए अपॉन 2√3 इधर वाली, और इधर वाली जो वैल्यू आती है ए अपॉन √3, ठीक है। तो तुम्हें ये वाली डिस्टेंस भी पता है और एंगल्स भी पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ए की वजह से निकाल करके मल्टीप्लाई कर देना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, स्क्वायर के लिए निकालना। और मैं एक एक चीज और कह रहा हूँ, तुम सर्कल के लिए कैलकुलेट करना, ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर वाला रिजल्ट यूज करके। मैं कह रहा हूँ कि तुम पहले ना इसको एन साइडेड पॉलीगॉन बना लो, ठीक है, एन साइडेड पॉलीगॉन बना लिया, और एन साइडेड पॉलीगॉन के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो हर एक साइड की वजह से ऐड करके, और वो एन को ना इन्फिनिटी बना दो, तो तुम्हें सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी, और वो वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 2r की इक्वल, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सर्कल के लिए बियो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास ओवर कर रहा हूँ।